आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। महान कवि गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ समाज में कवि के महत्व का वर्णन करती है। नमस्कार, मैं हूँ नाहर सिंह और आज के हमारे विचार मंच के कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं श्री अरविंद भारद्वाज। भारद्वाज साहब, आपका विचार मंच के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान नाहर जी। आपकी पुस्तक विचार मंथन अभी चंद दिनों पहले जिसका लोकार्पण हुआ है, 36 लेखों का ये एक संग्रह बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको इसके लोकार्पण के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। और जिस प्रकार के लेख आपने इस पुस्तक में लिखे हैं उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ये लेख पढ़ने बहुत आवश्यक हैं। तो आप सर्वप्रथम अपनी इस पुस्तक के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे विचार मंथन के इस मंच पे आमंत्रित किया, क्योंकि पॉडकास्ट का आपका ये पहला पॉडकास्ट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी। और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत में आपने जैसा कि जैसा आपसे चर्चा में पता चला कि आप सभी साहित्यकारों को इस मंच पर स्थान देंगे जी। तो ये हम सभी साहित्यकारों के लिए गर्व की बात है। हमारी भविष्य की योजनाएं हैं इस जी प्रकार जी जी की। जी। कारण ये है कि साहित्यकार को जब तक कोई मंच नहीं मिलता कि जो वह लिखता है, जो किताबें उनकी प्रकाशित होती हैं, तो उन प्रकाशित रचनाओं को कहीं न कहीं एक ऐसे मंच की आवश्यकता है जिससे वो जन जन तक पहुंच सके। जी। तो मेरी ये पुस्तक विचार मंथन एक सामाजिक विषयों पर आधारित एक पुस्तक है, जिसमें मैंने 36 आलेख दिए हैं। सभी लेख सामाजिक विषयों पर है। सर्वप्रथम मैंने अपना प्रथम लेख जो लिया है वो शिक्षित और अशिक्षित में भेद। मतलब 2018 में जब मैंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया, मैं पेशे से अध्यापक हूँ जी। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में कार्यरत हूँ। सामाजिक अध्ययन मेरा विषय है, सामाजिक विज्ञान, और अंग्रेजी माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ। जी। अब 2018 में मेरे गुरुजी सत्यवीर नाहड़िया जी से प्रेरणा पाकर मैंने अपना अध्ययन लेखनी का कार्य प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम मैंने अपनी पुस्तक समर्पण प्रकाशित की, जी। जिसमें मैंने पद्य रूप में कविताएं लिखी हैं। जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी प्रथम पुस्तक समर्पण पद्य रूप में है और आपकी दूसरी पुस्तक विचार मंथन ये गद्य रूप में है। 36 आलेखों का ये संग्रह है। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। समदर्शी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है और इतने महत्वपूर्ण इसमें लेखों को शामिल किया गया है जो आज की समस्याएं हैं उनको छूते हुए सभी लेख हैं। मैं चंद लेखों के जो शीर्षक हैं वो दर्शकों के सामने पढ़ना चाहूँगा। शिक्षित और अशिक्षित का सही अर्थ में भेद, चुनौतीपूर्ण होता है शिक्षण, मोबाइल बना सोतन, नन्हे कंधों पर भारी बोझ, शिक्षा मेरा अधिकार, उस छीने उसे धिक्कार, बेटी है अनमोल धरोहर, मीडिया का सुरक्षित उपयोग एक सामाजिक दायित्व, अशोभनीय व निंदनीय है जाति विशेष टिप्पणियां, महिला दिवस के सही मायने। इस प्रकार से सारे के सारे जो लेख हैं वो सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए हैं, आज के संदर्भ में जिनका बहुत महत्व है। तो ये विचार मंथन बहुत अच्छी पुस्तक है। अब इसमें जो आपने लेख शामिल किए हैं
उन पर चर्चा कर ली जाए। प्रथम आपका इसमें लेख है शिक्षित और अशिक्षित का सही अर्थ व भेद। इस लेख में आपने शिक्षित व अशिक्षित की स्थापित परिभाषा से बाहर निकलकर व्यवहारिक रूप से शिक्षित व अशिक्षित में भेद करने का प्रयास किया है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन वास्तव में शिक्षित है, कौन अशिक्षित है और कौन शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित है। जी, देखिए, मैं सभी पाठकों को भी और दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा कि वैसे हम जनरली कह देते हैं कि जो शिक्षा है, जिसमें हम लिटरेसी वर्ड जो यूज़ करते हैं, शिक्षित, तो वो कहते हैं कि अक्सर एक 7 साल का बच्चा जिसे पढ़ना और लिखना और बोलना आता हो, उसे हम शिक्षित मान लेते हैं। जी, कई बार कुछ व्यक्तियों के पास बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, जिसमें MA, B.Ed, MPhil, PhD, डॉक्टरेट, इस तरह डीलिट इत्यादि। लेकिन शिक्षा की इतनी सारी डिग्रियां होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि समाज के अंदर वो व्यक्ति कहीं न कहीं गाली गलौच, जी, कहीं न कहीं अपमानित शब्दों का प्रयोग, पारिवारिक कलह का शिकार, पत्नी के साथ दुराचार, उसके बाद मतलब समाज में ऐसा कार्य करते हैं जो नैतिक ना होते हुए एक मतलब गलत कार्य है। तो उस व्यक्ति को शिक्षित बिल्कुल नहीं कहा जा सकता जिस व्यक्ति के अंदर सामाजिक संस्कार ना हो। जी, पहली बात तो ये है, मान लीजिए मैंने डिग्रियां हासिल कर ली और मैं सरेआम किसी चौक पर खड़ा होकर अगर मान लीजिए शराब का या नशे का सेवन कर रहा हूं, तो शिक्षित की परिभाषा तो नहीं है। बिल्कुल क्योंकि यही शिक्षा ने हमें ये सिखाया है कि आपको एक सभ्य नागरिक बनना है। मान लीजिए मैंने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद मैं सामाजिक जो विषय हैं जिनमें हम महिला का सम्मान है, मान लीजिए आपकी सोच इस तरह की है कि आप महिला को बराबरी का दर्जा नहीं देते, आप बेटियों को बराबरी का दर्जा नहीं देते, आप नशे के मतलब जिस प्रकार आज समाज के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से लोग नशे के शिकार हो चुके हैं, उसके बाद माता पिता की आप सेवा नहीं कर रहे, तो वो आपकी शिक्षा फिर एक तरफ रह जाती है। उस शिक्षा का, उन डिग्रियों का कोई औचित्य नहीं है जो आपने इतनी सारी अपनी फाइलों में बंद करके रखी हैं। शिक्षा का सही अर्थ यही है कि आप चाहे बेशक आपके पास कोई भी डिग्री ना हो, लेकिन आप माता पिता का सम्मान करते हो, बहन बेटियों की इज्जत करते हो, परिवार के सभी दायित्व आप पूरे करते हो। तो असली शिक्षा मैं उसी को मानता हूँ और असली शिक्षित भी उसी को मानता हूँ जो इन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से करता है। जी, बिल्कुल इसी प्रकार आपने इसमें लिखा भी है इस लेख में कि शिक्षित का अर्थ मात्र वर्णमाला व गिनती सीखने से नहीं है, बल्कि वह बुजुर्ग व्यक्ति जो समाज में दूसरों को अच्छे संस्कारों की सीख दे रहा है, जिसने कई पीढ़ियों तक बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देकर उन्हें उच्च अधिकारी बना दिया, वास्तव में शिक्षित है। और अशिक्षित के बारे में आप लिखते हैं कि उस पढ़े लिखे व्यक्ति को भी शिक्षित नहीं कहा जा सकता जो बीच बाजार लूटपाट, चोरी, गाली गलौच व असभ्यता के मार्ग को अपनाता है। जी, यदि वह समाज में संस्कारों और मानव मूल्यों को नहीं समझता तो वह शिक्षित कहां तक कहा जाए, इस पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह आप खड़े करते हैं। मैं आपके तीसरे लेख का वर्णन यहाँ करना चाहूँगा। पुस्तक का तीसरा लेख बहुत ही दिलचस्प है और इसका शीर्षक भी बहुत दिलचस्प है, मोबाइल बना सौतन। आज के समय में विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी मोबाइल के प्रति आसक्त होती जा रही है और सोशल मीडिया पर या रील देखने में वो अपना अत्यधिक समय ज़ाया कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में आपका ये लेख वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो कृपया आप बताइए कि आज के समय में मोबाइल कैसे सौतन बन गया है। देखिए, सौतन तो एक छोटा सा शब्द है, अगर और भी ज्यादा कह दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। कारण ये है कि आज जैसे मैंने सौतन शब्द यूज किया है, तो अगर नव विवाहित जोड़े की अगर जिक्र करें तो अगर दोनों के पास मोबाइल हैं तो वो दोनों आप मोबाइल में ही व्यस्त पाएंगे।
जी जी मतलब जो एक पारिवारिक जीवन है उसमें आज मोबाइल की इतनी अधिक भूमिका है कि यदि बगल में बच्चा भी साथ में बैठा हुआ है तो माता पिता उस बच्चे को देखने के बजाय अपना मोबाइल, उसमें रील, उसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें अपने व्हाट्सएप को देखना पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है कि पति और पत्नी की अगर बात की जाए तो मोबाइल का इतना ज़्यादा क्रेज है कि वो आमने सामने एक दूसरे को अपने विचार प्रकट करने के बजाय मोबाइल पर अपना व्हाट्सएप मैसेज भेजने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि पति पत्नी के बीच में मोबाइल आ गया है, हाँ, जो इसने एक तरह से सौतन का रूप धारण कर जैसे लिया मैं है। और आप बैठे हैं तो अगर मुझे आपको कुछ कहना है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं आपको फेस टू फेस नहीं कहूंगा। आज के दिन जी आज के दिन मैं आपको मैसेज भेजूंगा जिसमें एक बहुत अच्छी सी स्माइली होगी, जी एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा आपको कोई न कोई पिक्चर भेजी जाएगी और मतलब प्रयोग केवल मोबाइल का किया जाएगा। आजकल जो संप्रेषण का माध्यम, जो हम कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, संवाद था, वो खत्म हो गया है। दूसरी बात, मोबाइल ने घर के अंदर पारिवारिक रिश्तों को खत्म कर दिया है। आज घर में बुजुर्ग व्यक्ति एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, वह भी अपना मोबाइल चला रहा है। छोटा बच्चा जो एक कॉर्नर में दूसरे में बैठा हुआ है वो भी अपना मोबाइल चला रहा है। पति पत्नी भी अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। पहले क्या होता था कि घर के जो गृह कार्य थे उन कार्यों के बाद अक्सर परिवार के सब लोग इकट्ठा बैठ जाते थे, लेकिन अब इकट्ठा बैठने की बजाय वो सब अपने अपने एक एक कॉर्नर को पकड़ लेते हैं और उस कोने में बैठ के वो मोबाइल चलाने में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए सौतन जो शब्द है वो मैंने इसीलिए लिया कि आज मोबाइल का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो गया है। जी मोबाइल कंपनियां उन्होंने पहले मुफ्त में मोबाइल का, इंटरनेट का मतलब आपको यूसेज दिया, आप खूब यूज कीजिए। अब धीरे धीरे उन्होंने लोगों से पैसा ऐंठना शुरू कर दिया और लोगों को आदी बना दिया। आज बच्चों की आंखों पे चश्मे लग गए हैं, बच्चों के ही नहीं बड़ों के भी, हमारी आंखों भी, हम भी मोबाइल के आदी हो चुके हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि मोबाइल ने हमारा जो सामाजिक जीवन में उसमें बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी की है। जी और एक दौर वापस ज़रूर आएगा जिसमें सभी लोग ये एंड्रॉयड फ़ोन की बजाय फिर से वही कीपैड या लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करने लगेंगे, क्योंकि उस समय तक वो मोबाइल देखने के लायक ही नहीं रहेंगे। आपको मोबाइल देखने के अंदर उसकी पहचान में ही नहीं आएंगे अक्सर, क्योंकि इतने मोटे मोटे चश्मे लग चुके होंगे। एक मैंने आपकी पुस्तक को पढ़ा और उसके उपरांत एक अलग से बात जो मैंने महसूस की, आपने हर विषय पर अपने विचार लिखे हैं और यदि वो कोई सामाजिक मुद्दा है, जैसे अगर हम इसी लेख की बात करें कि मोबाइल बना सौतन, तो आपने हर लेख के अंत में उस सामाजिक समस्या के समाधान सुझाए हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसका समाधान क्या बताएंगे कि बच्चे अनावश्यक रूप से मोबाइल का उपयोग ना करें? देखिए, पहली बात तो कोरोना का जब समय आया तो उस कोरोना के दौर में हम तकनीकी विज्ञान के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो गए थे। जी कारण यह था कि ये हमारी मजबूरी बन गई थी। हम बिना मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल और इस तरह के जो जितने भी ऐप्स चले उनके ऊपर निर्भर हो गए थे। लेकिन अब दोबारा से परिस्थितियां सामान्य हैं। मेरा ये मानना है कि शिक्षित जो हमारा शिक्षा का जगत है उसमें भी अध्यापकों को बहुत कम मोबाइल का प्रयोग करते हुए बच्चों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किताबों से करवाना चाहिए। हमारी लाइब्रेरीज में जितने भी पुस्तकालय हैं उनमें बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें उपलब्ध करवाएं ताकि वो पुस्तकें पढ़ें। घर में भी न्यूज़पेपर आपका जो आता है, बच्चों को मैगजीन्स लाएं, बच्चों को पुस्तकें, जैसे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन पुस्तकें, विचार मंथन जैसी पुस्तकें बच्चों को दें ताकि बच्चे मतलब सीख सकें कि हम समाज के अंदर किस तरह माता पिता के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर, अपने दोस्तों के साथ खेलकर उन्हें आउटडोर गेम्स खिलवाएं। बच्चों को, कई बच्चों की ये आदत होती है वो एक कॉर्नर में बैठ के अपने कई तरह के गेम्स खेलने लग जाते हैं। तो उन गेम्स की लत को छुड़वाने के लिए उनको खेल की जितनी भी नर्सरियां बनी हुई हैं उन खेल नर्सरियों में हरियाणा सरकार ने बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है। तो उन खेल नर्सरियों में भेजें, उनको पार्कों में भेजें, खेलने के लिए भेजें। जबकि मतलब कोशिश ये करें कि वो मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें। लेकिन आज के समय में जैसे
कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, जी तो उसके लिए आवश्यक है कि वो मोबाइल का उपयोग कर रहा है, और यदि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो वो मोबाइल का उचित उपयोग कर रहा है। हम बचें, लेकिन उसके अनावश्यक उपयोग से बचें, जहां जरूरत नहीं है। जैसे किसी को रील देखने की आदत हो गई, जी या किसी को गेम खेलने की आदत हो जी गई, तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार का मोबाइल का उपयोग है, उससे बचा जाए, और उसका उचित उपयोग बहुत आवश्यक है। उसके बिना कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चा पिछड़ भी सकता है। देखिए मैं तो मुझे ये शायद पूर्णतः ठीक नहीं होगा कि बच्चा उपयोग ना करे, उसका उचित उपयोग करे और अनावश्यक उपयोग ना करे। देखिए मैं 2002 से शिक्षण में हूँ और मेरा 23 वर्षों का ये अनुभव कह रहा है कि मोबाइल पे जो टॉपिक्स दिखाए जाते हैं, जैसे कई बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बने हुए जी। हैं, उनमें मान लीजिए एक विषय, कोई भी एक विषय है, आपने उस विषय पे पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उस यूट्यूब वीडियो के अंदर जो कंटेंट आप 1 घंटे में पढ़ेंगे, जी। उसी कंटेंट को आप पुस्तक के माध्यम से, किसी भी पुस्तक में आप 10-15 मिनट में खूब आसानी से समझ सकते हैं। हमें मोबाइलों पे निर्भरता जब उसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब कहीं न कहीं, मतलब जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं या जहाँ पे भी बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वहाँ कोई कहीं न कहीं कमी बेसी रह जाती है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि बच्चे को मोबाइल की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि किताबों के अंदर ज्ञान है, अध्यापक है। बच्चों को भी मैं सलाह दूंगा कि जब आप पढ़ते हैं, अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप अध्यापक से कक्षा में पूछें, एक बार नहीं बार बार पूछें। लेकिन आपकी निर्भरता जो मोबाइल की है उसको धीरे धीरे कम करें, और रील, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन चीज़ों पर निर्भरता बहुत कम कर दें। परिवार के साथ समय बिताएं। असली जो ज्ञान है वो माता पिता, बुजुर्ग और परिवार के सदस्य आपको देंगे, और गुरुजनों के संपर्क में रहें, उनसे ज़्यादातर ज्ञान लें। आगे बढ़ते हैं। जी सर। एक और बहुत ही अच्छा लेख इसमें है कि परीक्षा में अंकों की होड़, क्या केवल नंबर ही है सफलता का मापदंड? जी तो इसमें मेरे दो प्रश्न बनते हैं जी कि आज के प्रतियोगिता के युग में बच्चे की मेधा मापने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। वो तरीका है कि परीक्षा में जिसके अधिक अंक आते हैं उसको व्यवस्था ज्यादा मेधावी मानती है। तो अंकों के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और आप ज्यादा से ज्यादा अंक लाएंगे तो आपके की जो सफलता है वो सुनिश्चित होती चली जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में बच्चों का अंकों के पीछे दौड़ना शायद उतना गलत नहीं है कि बच्चों क्योंकि बच्चों के पास दूसरी व्यवस्था नहीं है। जी। तो एकमात्र तरीका है कि जो अच्छे अंक लाएगा वही सफलता पाएगा। देखिए इसमें भी आपकी बात सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल अंकों की होड़ के पीछे दौड़ना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप ज्ञान अर्जन कीजिए। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, कई बार मैंने देखा कि कई विद्यार्थी, जैसे आज आज के समय निजी स्कूलों में भी, कई सरकारी स्कूलों में भी बच्चों के 95, 98, 99 मार्क्स तक आते हैं। अक्सर क्या होता है, 12वीं कक्षा के बाद या अपनी जो स्नातक परीक्षा है उसको पूर्ण करने के बाद बच्चा जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठता है तो वहाँ वो असफल हो जाता है। उसके लिए कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए अगर एक बच्चा 12वीं कक्षा में अगर 95 अंक लेके आया, 95% अंक, तो उसे स्वाभाविक रूप से उसका जब भी कोई एग्जाम होगा, चाहे वो IIT का हो, चाहे JEE का हो, चाहे वो नीट का हो, तो स्वाभाविक रूप से उसका वो टेस्ट पास हो जाना चाहिए था। लेकिन वो टेस्ट पास होने के बजाय बच्चे को 1-1, 2-2, 3-3 साल तक कोचिंग सेंटरों में बिताने पड़ते हैं, जहां वो लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो देखिए, या तो हम परीक्षा का जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसको इस तरह से बनाएं कि अगर उसने 95% अंक यहाँ लिए हैं तो उसका तुरंत वो टेस्ट पास हो जाना चाहिए, या फिर
वो चाहे ले ले 70% अंक, मतलब अंकों के पीछे ना भागने के बजाय वो अपने ज्ञान को अर्जन करे, उस विषय की गूढ़ता में जाए, उस विषय की गहनता में जाए, उसको समझे कि हमने क्या पढ़ा है, हमें क्या चाहिए और आगे इसका क्या मतलब हमें फल मिलेगा। नहीं, इसमें बच्चे ने स्कूल में हो या कॉलेज में हो अपनी कक्षा उत्तीर्ण की, वहाँ उसने जो भी अंक प्राप्त किए, लेकिन जब वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठता है तब भी तो पैमाना अंक ही है। यानी कि उसको कहीं ना कहीं अच्छे अंक लाना ही उसकी सफलता है, देखिए अंकों की, बिना अंकों के, क्योंकि आपको मापने का पैमाना अंक है। देखिए क्या है कि अंक लाना बहुत अच्छी बात है कि बच्चे के अंक आए, लेकिन क्या होता है कि आजकल माता पिता अपने बच्चे का दूसरे बच्चे से तुलना करते हैं कि बेटा उस बच्चे के 95% अंक आए तो आप उससे कम मत रहना, उसको उससे 96% आप लेना, या वो बच्चा उस विषय में अच्छा है तो आप उससे ज़्यादा अंक लेने का प्रयास करो। तो इस होड़ में क्या होता है, कई बार बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, उसके ऊपर मानसिक रूप से इतना दबाव आ जाता है कि वो ये सोचने लग जाता है कि मुझे केवल और केवल अंक की तरफ ध्यान देना है। मतलब वो उसका ध्यान, आज देखिए कितने ही ऐसे केसेस हैं जिनमें बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं और उसका जो मेन कारण है वो ये अंकों की होड़ ही है। इसलिए हमें बच्चों को ये कहना चाहिए कि आप पढ़ाई कीजिए, आप अच्छा ज्ञान लीजिए। अंक एक मतलब ठीक है, पास होने के लिए आपको मेरिट में आने के लिए अंक चाहिए, लेकिन आप उसके पीछे भागिए मत, मतलब उसको एक अपने दिमाग के अंदर स्ट्रेस मत लाइए, मतलब उसको तनाव का एक मुख्य बिंदु मत बनाइए। इसमें जो माँ बाप की भूमिका है, अध्यापकों की भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी जी। बच्चा तनावग्रस्त जब होता है तब उसको ये एहसास करवाया जाता है कि यदि आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो आपका बहुत ज्यादा अहित हो जाएगा, जी आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जी माता पिता या शिक्षक अगर किसी भी प्रतियोगिता को केवल प्रतियोगिता रहने दे जी कि आपका प्रयास है अधिक से अधिक मेहनत करना, जी अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर मेहनत करना, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से आप असफल होते हैं तो भी आपके पास दोबारा से विकल्प है। विकल्प रहेगा। जी प्राय कुछ माँ बाप, सभी का तो मैं नहीं कहूंगा, जैसे आजकल विश्वविद्यालयों में बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा केसेस सुनने में आए हैं। यहाँ तक कि जो हमारे देश का जो आप कहिए कि आईआईटी जैसे संस्थानों में भी यदि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को ना तो परिवार की तरफ से सहयोग मिला, जी ना शिक्षकों की तरफ से सहयोग मिला, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था से भी निराश हुआ जी है और उसे कोई विकल्प नजर नहीं आया, तो उसने अत्यधिक निराशा में इस तरह के कदम उठाए हैं। इसमें मुझे ये लगता है कि माँ बाप की भूमिका, अध्यापकों की भूमिका, और उससे भी महत्वपूर्ण है आप जिस संस्थान में जा रहे हैं उस संस्थान का वातावरण। अगर ये तीनों चीजें सकारात्मक है तो कोई कारण नहीं बनता है कि कोई भी बच्चा तनाव में चला जाए। बिल्कुल सही बात है। केवल अंक अधिक आना ही एक वजह नहीं है। जी जी ये इसमें एक थोड़ा सा इसका विस्तार है। जी तो मैं अगले आपके लेख की तरफ बढ़ना चाहूंगा। जी आपने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है, आज के काव्य मंचों का लिखा है कि काव्य मंच बनाम चुटकुला मंच। जी आपका 32वां लेख है ये इस जी पुस्तक का। तो नंबर 1, आजकल काव्य मंच कह लीजिए, चुटकुला मंच कह लीजिए, इससे सामान्यतः लोगों का जो रुझान है वो कम हुआ है। इसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो काव्य मंच लिखा जाता है वो चुटकुला मंच हो जाता है, और चुटकुला मंच के बाद भी वो गलत भाषा की तरफ जी जी और जी द्विअर्थी संवादों की तरफ बढ़ जाता जी है। जी जी। तो इसके बारे में देखिए मैंने जब ये लेख लिखा तो ये लेख मैंने अपने अनुभव के आधार पे लिखा।
जी। कारण ये था कि जब भी हम देखते हैं कि कोई भी काव्य मंच का आयोजन किया जाता है तो कई हमारे जो साथी कवि हैं वो उस काव्य मंच को काव्य मंच ना मान के एक चुटकुला मंच मान लेते हैं कि किस प्रकार लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया जाए एक चुटकुले के माध्यम से। क्योंकि काव्य मंच का अर्थ है कि आप अपनी कविताएं किसी भी रूप में, चाहे वो छंद है, चाहे वो दोहे हैं, मतलब किसी भी रूप में, गद्य पद्य, किसी भी तरीके से आप वो अपनी कविताएं रखें। लेकिन क्या होता है कि आप सबसे पहले जब भी मंच पे आते हैं तो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं किसी एक चुटकुले से, और उस चुटकुले के अक्सर दो अर्थ होते हैं जिससे लोग ज्यादा ठहाका लगाते हैं। जी। तो फिर आप आए तो थे एक कविता पाठ करने, आपका उद्देश्य था एक काव्य गोष्ठी करने का, और आपने एक चुटकुला सुना के लोगों को खुश कर दिया। उससे क्या होता है अक्सर कि जो दूसरे कवि जो कतार में बैठे हैं, जिनका अभी बारी आनी है, तो वो क्या सोचते हैं कि अगला कवि भी एक आपको चुटकुला सुनाएगा, आपको आनंदित करेगा, और आप उसके मतलब आप उसी को सुनने में आपका ध्यान रहता है। लेकिन क्योंकि वो काव्य मंच है, काव्य मंच में एक गरिमा होती है, जी। आपको एक सीख मिलती है कविता के माध्यम से कि कोई भी कवि जब भी अपनी रचना रखता है तो उसका कोई न कोई भाव होता है, उस भाव को आप वहाँ देने आए थे, लेकिन आपने उसको चुटकुला मंच बना दिया, तो उसका पूरा जो काव्य मंच और काव्य गोष्ठी का जो आयोजन किया गया था उसका सारा मतलब सब निराधार हो गया। जी। तो कहने का मतलब ये है कि उससे कहीं न कहीं समाज में एक गलत संदेश जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी कवि हैं, जी। जितने भी काव्य गोष्ठी कार्यक्रमों के संयोजक हैं, जब भी आप कोई भी गोष्ठी कराएं या कहीं भी काव्य मंच कराएं तो उसमें कोशिश ये करें कि पहले से ही निर्धारित रखें कि उसको एक चुटकुला मंच ना बनाया जाए। मैं बहुत बड़े बड़े कवियों को मैंने सुना है अपने जीवन में, जो छोटा सा मेरा एक अनुभव रहा साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, तो उसमें वरिष्ठ कवियों के साथ भी मैंने काम किया, उनके साथ भी कई काव्य गोष्ठियों में हिस्सा लिया। तो यही देखा कि वो एक अपने फोकस्ड मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर फोकस्ड रहते हैं कि अपनी जिस कविता जिस विधा में वो सुनाने आए हैं उसी विधा में सुनाते हैं, और मतलब खूब हंसा हंसा के लोटपोट कर देते हैं। जी। तो उसको चुटकुला ना बनाया जाए, उसको कविता ही रखा जाए किसी न किसी रूप में। जी। अब सामान्यतः आम जन में जी जो सामान्य विषय है उनकी रुचि रहती है, लेकिन जो गूढ़ विषय होते हैं उन गूढ़ विषय को कहीं ना कहीं हल्के भाव में प्रस्तुत करने के लिए कई बार बड़ा कवि भी, बड़ा साहित्यकार भी उसको हल्केपन में पेश करने के लिए कुछ चुटकुला जैसी विधा में अपनी बात कहने का प्रयास करता है। जो चुटकुले के जो कवि होते हैं, आप कह सकते नहीं, हैं चुटकुला जो एक हास्य कवि जिनको हम कहते देखो हैं। क्या है कि आप अपने भाव शेरो शायरी में कह सकते हैं, अपने विचारों को किसी दोहे में रख सकते हैं, किसी और विधा में आप रख सकते हैं, चाहे वो कुंडलियां छंद हो, चाहे वो हाइकू हो, चाहे किसी भी तरीके से। लेकिन चुटकुला एक अलग चीज है, मतलब उसको हम कविता के साथ जोड़ नहीं सकते। चुटकुले के अपने भाव होते हैं, चुटकुले की अपनी एक अलग से विधा है, मतलब उसको आप काव्य पाठ के साथ ना जोड़ें। मेरा तो मतलब सलाह यही है। बाकी तो खैर आज कहीं भी आप देखें कितने बड़े मंच हैं, उनमें ज़्यादातर जो कवि हैं तो वो क्या है कि हास्य चुटकुलों को ज़्यादा स्थान देने लगे हैं, तो वो फिर काव्य पाठ उसको नाम ना दिया जाए। अगर आप चुटकुला करने मंच पर गए हैं तो फिर आप उसको काव्य पाठ का नाम ना दें, उसको आप काव्य गोष्ठी का नाम ना दें, आप उसको चुटकुला गोष्ठी लिख दें। जी। मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी बातें करना चाहूँगा जी 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 कि आप इतिहास के विद्यार्थी रहे, जी। उसके बाद आपका झुकाव हिंदी साहित्य की तरफ कैसे हुआ? देखिए, वर्ष 2002 में मैंने पंजाब की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से एमए किया इतिहास में। तो मेरा इतिहास विषय की जो एमए थी वो अंग्रेजी माध्यम से रही।
फिर मैंने डीएवी कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद एसकेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुछ समय मैं सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानपुर में रहा, फिर मैं सूरज स्कूल महेंद्रगढ़ में रहा, डीपीएस हिसार में मैंने 3 साढ़े 3 साल काम किया, और 2011 से मैं सैनिक स्कूल रेवाड़ी में आया। हिंदी से मेरा लगाव बचपन से ही है जी। क्योंकि ये एक तो हमारी मातृभाषा है, माँ बोली हरियाणवी में भी मैं लिखता हूँ जी। मैंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, उसमें भी विशेष मेरा स्नेह है, मैं हरियाणवी बोलता भी हूँ और उसमें लिखता भी हूँ। लेकिन हिंदी भाषा के जितने भी रचनाकार हैं, उन रचनाकारों को मैंने पढ़ा। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मैं जब नाहड़ कॉलेज का विद्यार्थी रहा तो उस समय मैंने एक नाम बहुत सुना, वो थे मेरे गुरुजी सत्यवीर नाहड़िया जी। वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, रसायन विज्ञान के। उसके बावजूद भी दैनिक जागरण जैसे बड़े बड़े समाचार पत्रों में उनके लेख आते थे, उन्होंने संपादन के काम किए। आज 2 से 3 दर्जन तक उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और हिंदी केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा उनको एक सदस्य भी बनाया गया। तो मतलब मेरा ये मानना है कि अपनी भाषा के लिए, जो भाषा मतलब किसी भी रूप में बोली जा सकती है, जिसके बोलने में आपको मिठास, एक अलंकरण जो कहते हैं वो लगता है, तो उस विषय के चुनाव में कहीं भी कोई आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी भाषा जिसमें आप अपनी बात को बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से दूसरे के सामने रख सकते हैं। मैंने अंग्रेजी में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और काफ़ी समय तक मैंने अंग्रेजी पढ़ी है, लेकिन आप उन्हीं भावों को आप अंग्रेजी में व्यक्त कर ही नहीं सकते। मेरा ये मानना है कि आप भारत में रहते हुए, हम पैसा कमाने के लिए तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अब मजबूरी है कि आपको उसी भाषा में पढ़ाना पड़ेगा, उसी भाषा में पैसा कमाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि हिंदी ना बोलूं तो मुझको नींद रात नहीं आती है। मतलब कि हिंदी एक ऐसी भाषा है कि आप उसमें बहुत ही प्यार से अपने भावों को, अपने विचारों को आप प्रकट कर सकते हैं। तो मेरा लगाव 2018 में मैंने अपनी कलम जब उठाई, जब मैंने साहित्य से जुड़ना प्रारंभ किया, तो उस समय मैंने हिंदी में ये लिखा, और मैंने लगभग 100 के आसपास कविताएं लिखी हैं। मेरी पुस्तक जो समर्पण प्रकाशित हुई, तो इस पुस्तक में भी मैंने मतलब लगभग 68 के आसपास रचनाएं लिखी, सारी कविताएं हैं। हिंदी भाषा में लगभग 80-82 मेरे भजन, एक मेरी अगली जो पुस्तक आ रही है भजनमाला जी, तो उसमें 82 भजन, जो लगभग जिनमें से 40-45 भजन अलग अलग यूट्यूब चैनल से भी प्रसारित हो चुके हैं। और एक मेरी अभी हाल ही में पुस्तक फिर एक और आएगी जिसमें मैंने कुंडलियाँ लिखी हैं। तो ये सारा कार्य मैं हिंदी में करना मैं मतलब सहज समझता हूँ उसको। एक बात और बताइए जी कि प्रथम पुस्तक पद्य में जी, और दूसरी पुस्तक गद्य में जी। तो क्या ऐसा था कि हम अपने विचारों को संपूर्णता से गद्य में प्रस्तुत नहीं कर सकते, या संपूर्णता से पद्य में प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसलिए हमें पद से गद्य में आना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। पद से गद्य में आने का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब विचारों का कोई तालमेल है इसमें, या विचारों का कोई किसी भी तरह का असमंजस रहा। जब मैंने प्रारंभ में लिखा तो मैंने गद्य में ही लिखा था, काफ़ी लेख लिखे मैंने। तो उन लेखों के, ये जो जितने भी 36 लेख लिखे गए, इनका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे उसको पढ़ें, बच्चों तक वो पहुंचे। कई बार क्या होता है कि समाज में सॉरी, कुछ विचार बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते अगर हम उनको पद्य रूप में लिखते हैं तो, और अगर वो गद्य में लिखी जाती है तो विचारों में सरलता आती है जी। तो उस सरलता के भाव को समझाने के लिए ये लेख मैंने गद्य रूप में लिखे हैं। मतलब जैसे कविता में आपने लिखा, कोई भी
मान लीजिए मैंने जैसे नशा मुक्ति पे ही लिखा है, घूम रहा है युवा नशे में, पागलपन सा छाया है। जी। तो इस विचार को, इस भाव को एक छोटा बच्चा नहीं समझ पाएगा। अगर हम उसी चीज को एक सामान्य रूप से, एक सामान्य अपने एक शब्द में लिखते हैं या एक वाक्य में लिखते हैं कि भाई बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए, तो उसको वो आसानी से समझ सकता है, क्योंकि ये विधा है। इसको समझने के लिए अलग अलग, इसीलिए मैंने इसको स्विच ओवर किया। तीसरा, मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ रहा। मेरे माता पिता और परिवार के जितने भी लोग हैं वो आध्यात्मिक हैं, सनातन धर्म से हम जुड़े रहे हैं। तो तीसरी जो पुस्तक का जो कार्य किया है मैंने, उसमें सारा भजन माला, उसमें सभी भजन हैं, लगभग 82 भजन मैंने लिखे हैं, धन्यवाद। कथाएं हैं, ठीक है। तो वो अध्यात्म पे अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने का अधिकार हम सभी को है, और उसका प्रचार प्रसार समाज तक फैलाने का हमें पूरा हक है। जैसे भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में हमारी मतलब धार्मिक स्वतंत्रता में दिया गया है, तो वो मैंने उस रूप में लिखी है। चौथी जो पुस्तक मेरी आएगी वो कुंडलियां छंद हैं, जिसमें दोहे, छंद, समाज के सभी विषयों को मैंने उसमें कवर किया है। वो अभी उसकी मतलब कार्य जारी है। उसके अलावा भी मैंने कुछ हास्य चुटकुले, दोहे, छंद, सामाजिक विषयों पे, क्योंकि मैं कॉलेज के दिनों से ही साहित्य जगत से, संस्कृति से, अपनी लिटरेरी एक्टिविटीज़ से जुड़ा रहा हूँ। मैं जब नाहड़ कॉलेज का स्टूडेंट रहा, उससे पहले भी स्कूलों में रहा, तो तब से ही जोनल लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे मैंने भागीदारी अपनी निभाई। जोनल यूथ फेस्टिवल्स में, कभी नारनौल, कभी उधर भिवानी की तरफ कॉलेजों में, कभी अपने नाहड़ कॉलेज में इंटर कॉलेज, कुरुक्षेत्र तक हरियाणा दिवस पे अपने कॉलेजों में भागीदारी निभाई। मुझे अब भी याद है कि जब मैं डीएवी कॉलेज जलंधर में था, तो जलंधर दूरदर्शन पे मेरी एक प्रस्तुति रही जी। मेरे गुरुजी थे नारंग जी, वो हमें सिखाते थे। हालांकि उस समय मुझे मतलब पढ़ाई की ओर ज़्यादा फोकस करना पड़ा, और फिर मैंने मतलब कुछ समय के लिए विराम लिया। फिर जब शिक्षण कार्य में आए तो मुझे लगा कि जो ज्ञान मेरे पास है उसको मैं बच्चों को भी क्यों न दूं। तो धीरे धीरे बच्चों को सिखाते मतलब मैं भी धीरे धीरे ये चीज़ें जुड़ गया इससे। धन्यवाद, आपने विचार मंच के लिए समय निकाला, हमें समय दिया, और मैं विचार मंच की तरफ से, विचार मंच के दर्शकों की तरफ से आपकी दूसरी और तीसरी पुस्तक के लिए पुनः शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मेरा मानना है कि सभी को एक बार मेरी पुस्तक विचार मंथन पढ़ना चाहिए। ये काफ़ी आपके फायदेमंद है, और बच्चों के लिए आप इसको बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए कहें। मैं फिर से एक बार नाहर सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रथम पॉडकास्ट में विचार मंच की ओर से मतलब मुझे आमंत्रित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और बिटिया ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है। इसके लिए मैं आप दोनों को बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।